हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शुक्ला ज्ञान सागर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग पिछली क्लास में मिले थे और मैंने आपको जीएस का इंट्रोडक्शन दिया था। तो जीएस के इंट्रोडक्शन में मैंने आपकी हिस्ट्री के पार्ट्स के बारे में बताया था। तो आज उसी से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जिन लोगों ने भी पहला वीडियो देखा हो तो उनके लिए आगे रहेगा, जिन्होंने आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हो तो वो पिछला वीडियो जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे थे। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो भी हम पॉइंट देखेंगे वो भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखेंगे। तो मैंने कहा था कि भारतीय इतिहास को हमने कुल मिलाकर के 3 कालखंडों में डिवाइड किया हुआ है। पहला प्रागैतिहास, दूसरा आद्य इतिहास और तीसरा इतिहास। पिछली क्लास में हम लोगों ने इनको देख लिया था कि प्राग इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं और प्राग इतिहास हम किस काल को कहते हैं। उसी प्रकार से आद्य इतिहास में भी हमने रख लिया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली क्लास देखी हो तो जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में आकर के बता दीजिए कि प्राग इतिहास काल किसे कहते हैं और आद्य इतिहास काल किसे कहते हैं। आज हम इतिहास के बारे में देखेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि इतिहास को जानने के हमारे पास 2 साधन होते हैं, एक लिपि और दूसरा पुरातत्व। तो मैंने आपसे कहा था कि जो लिपि होती है वो किसी भी भाषा को जब हम लिखते हैं तो उसमें जो भी अक्षर होते हैं उन अक्षरों को ही हम लिपि के अंतर्गत रखते हैं, या दूसरे शब्द में कह दें तो लिखने की कला या जो अक्षर हैं उनको हम लिपि में डालते हैं। तो इसका मतलब है जैसे संस्कृत भाषा की बात करें या हिंदी भाषा की बात करें तो उनकी अपनी दोनों की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो एक तो हम इससे इतिहास की जानकारी लगाते हैं। दूसरा आता है हमारा पुरातत्व। तो मैंने आपसे कहा था पुरा का अर्थ होता है क्या? प्राचीन। और किसी के साथ में जब तत्व जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। यानी जब हम कोई खुदाई करते हैं और खुदाई से जब हमें कुछ अवशेष मिलता है यानी प्राचीन पदार्थ मिलता है तो वह भी हमें एक तो इतिहास की जानकारी देते हैं। जैसे सिक्के हो गए, मृदभांड वगैरह हो गए या किसी भी प्रकार के औजार हो गए, तो ये सब के सब जो होते हैं वो पुरातत्व में आते हैं। जो ग्रंथ वगैरह होते हैं, जो कुछ लिखा गया है वो लिपि में आता है। तो इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें लिपि भी मिली है और पुरातत्व से भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा कि लिपि 2 तरीके से हम इसको इतिहास में रखते हैं। एक तो लिपि मिली है और वो पढ़ी नहीं गई, और एक लिपि हमें मिली भी है और उसको हमने पढ़ भी लिया है। तो यहाँ पर जो इतिहास में रखेंगे वो हमें लिपि मिली भी है और उस लिपि को हमारे द्वारा पढ़ भी लिया गया है। तो इस प्रकार का जो इतिहास, जो कालखंड होता है वो इतिहास के अंतर्गत आता है। अब ये जो हमारा इतिहास है इसको हम पुनः कुछ और भागों में बांटते हैं। तो आइए जरा सा देखते हैं। ये आ गया हमारा इतिहास। तो इतिहास को वैसे तो कुछ लोग 3 भाग में बांटते हैं, लेकिन हम उसको 4 भाग में सेपरेट करते हैं। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा पूर्व मध्यकालीन इतिहास, तीसरा मध्यकालीन इतिहास और चौथा आधुनिक इतिहास। तो ये इतिहास का विभाजन है। तो इस हिसाब से प्राचीन, पूर्व मध्यकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। अब हम प्राचीन कालीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास जो है, चूंकि मैंने आपको बताया था कि आद्य इतिहास जो होता है वो वैदिक काल तक चलता है, तो सीधी सी बात है प्राचीन काल हमारा कहां से स्टार्ट होगा?
वैदिक काल के बाद से, और कब तक चलेगा? 650 ईस्वी तक। ये ध्यान रखिएगा कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है वह जैसे ही भारत में एक अंतिम राजा हुए प्राचीन में, उनको हर्षवर्धन नाम था उनका, तो उनकी मृत्यु 647 में हो जाती है। तो 647 में उनकी मृत्यु होने के बाद आगे उनके उत्तराधिकारी जो भी शासन करते हैं, तो 650 ईस्वी तक हम प्राचीन भारत को मानते हैं। प्राचीन भारत के बाद ही हमारा जो इतिहास अगला प्रारंभ होता है वो होता है पूर्व मध्यकालीन। तो ये पूर्व मध्यकालीन इतिहास होता है 650 से लेकर के 1206 ईस्वी तक। अब इसमें हम कौन कौन सा इतिहास, क्या कालखंड पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत भारत में कोई भी केंद्रीय राजा नहीं था। पहले क्या था, जैसे यहाँ पर गुप्त वंश था तो एक केंद्रीय राजा हुआ करते थे, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अशोक हुए, तो इस प्रकार से ये केंद्रीय राजा थे। लेकिन पूर्व मध्यकालीन का जो इतिहास है उसमें एक भी हमारे पास कोई भी केंद्रीय राजा भारत में उस समय नहीं था। अब 1206 के बाद हमारा मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ हो जाता है। तो इसका ड्यूरेशन रहता है 1206 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। अब ये ध्यान रखिए कि जो 1206 ईस्वी है वहां भारत में जो है वो केंद्रीय सत्ता आती है। केंद्रीय सत्ता का अर्थ है कि भारत में सिंध के जब आक्रमण हुए 712 ईस्वी के बाद में, और उसके बाद फिर भारत में मुस्लिमों ने जब आक्रमण किया तो उन्होंने अपनी एक केंद्रीय सत्ता स्थापित की, और यह केंद्रीय सत्ता भारत में स्थापित करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वहां से भारत में गुलाम वंश, दास वंश की स्थापना होती है, और उसके बाद फिर लोधी वंश, तुगलक वंश, न जाने कितने वंश आते हैं। और फिर यहाँ पर 1707 ईस्वी जो है, यहाँ पर जो अंतिम पावरफुल मुगल सम्राट था जिसे हम औरंगजेब कहते हैं, उसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है वैसे ही भारत में मध्यकालीन इतिहास का समापन होता है। इसके बाद आगे तुरंत कौन सा इतिहास आ जाता है? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास को हम 1707 से लेकर के 1964 तक रखते हैं। तो इस प्रकार से आधुनिक इतिहास 1707 से लेकर के 1964, क्योंकि हम सभी को पता है 1964 में जो है जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारे भारत का जो इतिहास का कालखंड है उसका ये विभाजन हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी आज की जो पहली क्लास बनती है वो कहां से बनती है? प्राग इतिहास काल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास प्राग इतिहास। तो प्रागैतिहास काल की अगर हम बात करें इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से कौन सा काल पढ़ते हैं? पाषाण काल पढ़ते हैं। कौन सा काल पढ़ते हैं? पाषाण काल। ठीक। अब ये जो हमारा पाषाण काल है, इस पाषाण काल के भी हमने कई सारे विभाजन किए हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये जो पाषाण काल है इसके विषय में हमें सबसे पहले बताया किसने, इसकी पहले सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्रम में जो सबसे पहला नाम आता है वो 1842 ईस्वी में आता है। 1842 ईस्वी में एक अंग्रेज हुए जिनका नाम था डॉक्टर प्राइम रोज। ये डॉक्टर प्राइम रोज जो थे उन्होंने कर्नाटक में एक जगह पड़ती है रायचूर, उस रायचूर नामक स्थान पर एक जगह है जो वहां पर इन्होंने कुछ पाषाण उपकरण की खोज की थी। तो ये जो पाषाण उपकरण मिले वहीं से हमें पाषाण काल की जानकारी मिलती है। अब ये जो पाषाण उपकरण थे ये दो थे, एक
तीर का फलक और छुरा। ध्यान रखिएगा, काल कौन सा है? पाषाण। तो ये जो उपकरण होंगे ये दोनों ही किसके बने होंगे? पाषाण के। यानी तीर का फलक भी पाषाण का ही होगा और जो हमें प्राप्त छुरा है वो भी किसका होगा? पाषाण का। इस प्रकार से डॉक्टर प्राइमरोज को हम भारत में पाषाण काल का जनक मानते हैं, यानी उनके द्वारा ही पाषाण काल की खोज हमें हुई थी। अब इसके बाद 1853 ईस्वी में एक महोदय थे जॉन इवांस। इन्होंने एक नदी है नर्मदा घाटी या नर्मदा नदी कह सकते हो, चूंकि सत्यार्थ सर ने आपको नदी तंत्र पढ़ाया है तो आप जरा कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ये बता दीजिए कि नर्मदा नदी जो है वो किस प्रदेश में बहती है और कहाँ गिरती है। तो आइए जरा देखते हैं कि नर्मदा नदी घाटी के तट पर एक स्थान है टी नरसिंहपुर। तो ये जो टी नरसिंहपुर नामक स्थान है, यहां से भी इनको कुछ पाषाण के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला इसी के क्रम में आते हैं 1863 ईस्वी में। 1863 की ईस्वी की जब हम बात करते हैं तो अब हम जो है वो साउथ की ओर चलते हैं, यानी अब हमें जो पाषाण उपकरण मिलते हैं वो दक्षिण भारत की तरफ मिलते हैं। तो यहां पर एक व्यक्ति है, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये इन्होंने मद्रास में एक जगह पड़ती है पलवरम। मद्रास को हम किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड, चेन्नई। तो चेन्नई में एक स्थान है पलवरम, तो वहां से उन्होंने एक उपकरण प्राप्त किया। उस उपकरण का नाम था हैंड एक्स। तो हैंड माने हाथ, एक्स माने कुल्हाड़ी, यानी जो कुल्हाड़ी हाथ के द्वारा चलाई जाती है। उसमें चूंकि पत्थर की बात हो रही है, यहाँ पर पत्थर की जो कुल्हाड़ी है उसको हाथ से ही पकड़ के, उसमें लकड़ी का कोई भी उपयोग हम नहीं करते थे। तो ऐसी हैंडेक्स नाम का एक जो उपकरण था वो सबसे पहले साउथ में किसके द्वारा खोजा गया? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। अब इसके बाद 1884 में एक व्यक्ति थे विलियम किंग। तो विलियम किंग साहब जो थे, इनको भी मद्रास से ही, यानी कहां से? चेन्नई से ही वह उपकरण प्राप्त हुआ। और अब स्थान बदल गया। अब स्थान का नाम था अतिरम पक्कम। यहां से इन्होंने भी क्या प्राप्त किया? हैंड एक्स। तो ये दो भाग नॉर्थ इंडिया कह सकते हो आप। सॉरी, नॉर्थ इंडिया से हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्नाटक और उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर हम केवल बात करते हैं इसकी। तो ये मुख्य रूप से साउथ इंडिया में पूर्ण तरीके से आता है, क्योंकि ये जो भाग है ये मध्य भारत में काउंट होता है। इसके बाद जब हम आगे की बात करते हैं तो 1935 में एक डी टेरा और पीटरसन नाम के दो व्यक्तियों के नेतृत्व में एक एल कैम्ब्रिज अभियान जो था वो भेजा गया था। और इस एल कैम्ब्रिज जो अभियान था उसमें हमें शिवालिक, क्योंकि हम सभी को पता है शिवालिक जो है वो हिमालय के ही अंदर में आता है, लेकिन ये जो शिवालिक में जहां पर इन लोगों ने खोज की थी, यह किसके अंदर में आता है? पाकिस्तान के अंदर में आता है। तो वहां पर रह करके भी इन लोगों ने कुछ उपकरणों की क्या की थी? खोज की थी।
तो इस प्रकार से हमारे पास पाषाण काल के संबंध में जो कुछ भी हमें पुरातत्व से जानकारी मिली वो इन लोगों ने हमें जानकारी बताई। तो इस प्रकार से यह पाषाण काल के से जो पुरातत्व से हमें जानकारी मिली, उनके ये लोग थे, उनका कब ये खोजे गए, ये थे, क्या मिला, उसकी ये जानकारी आपको आगे मिलती है। अब हम लोग चूंकि जो पाषाण काल है इसको कितने कालखंड में विभाजित किया गया, अब मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण। तो अगर हम पुरा पाषाण काल की बात करें तो पुरा पाषाण काल जो है वह हमारा 5 लाख से लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक, उसके बाद 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक, और यह 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक जो है वो हमारा चलता है। अब ये जो हमारा पुरा पाषाण काल है इसको फिर से हम 3 खंड में विभाजित करते हैं। जरा देख लेते हैं कौन कौन से 3 खंड जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पुरा पाषाण काल, और फिर उच्च पुरा पाषाण काल। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पुरा पाषाण काल, फिर उच्च पुरा पाषाण काल, फिर मध्य का पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस प्रकार से ये कालखंड जो है वो हमारा विभाजित है। तो जरा यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर जो निम्न पुरा पाषाण काल है वह 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक चलता है। यानी जो पाषाण काल का इतिहास है उसमें सबसे जो बड़ा कालखंड है वो निम्न पुरा पाषाण काल का ही। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये अपने में लगभग 4.5 लाख वर्ष कंटेन करके चलता है। निम्न पुरा पाषाण के समाप्त होते ही हम मध्य पाषाण पुरा पाषाण काल में एंटर करते हैं, और यह 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक चलता है। अब इसके पश्चात जो उच्च पुरा पाषाण काल है वो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। तो चूंकि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जा रहे हैं तो आज हम सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल को देखेंगे, और उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अंतर से पढ़ते इनको एक साथ चलेंगे। यानी निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, और उच्च पुरा पाषाण काल। तो
आइए स्टार्ट करते हैं निम्नपुरा पाषाण काल की तरफ। तो यहाँ पर चूंकि पाषाण काल है तो यहाँ पर जो मनुष्य है वो इस ध्यान रखिएगा कि वह अभी पूरी तरीके से सजग नहीं हुआ है। सजग का मतलब, कहने का मतलब है चूंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो वानर कहे जाते हैं, तो हम अभी वानर से धीरे धीरे कह सकते हो हमारी उत्पत्ति, हमारा विकास धीरे धीरे से हो रहा है। तो अभी भी कुछ लक्षण हमारे अंदर उनके जैसे ही कुछ हैं। तो जो निम्नपुरा पाषाण काल है यानी वहां पर मानो एकदम कह सकते हो कि उसके अंदर कोई संवेदनशीलता वगैरह कुछ नहीं थी और धीरे धीरे उसके अंदर ये सब गुण आते जा रहे हैं। तो जो निम्नपुरा पाषाण काल है वहां पर जो मनुष्य होता है वह अपने भोजन के लिए जो रहता है वो जानवरों पर निर्भर करता है। और जानवर की अगर हम बात करें तो उस समय बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, तो उनको मारने के लिए जो उपकरण बनाते थे उनके लिए उनको बड़े बड़े उपकरणों की आवश्यकता थी। तो इस कारण से इन्होंने जो बड़े बड़े उपकरण बनाए उसके लिए इन्होंने कोर संस्कृति का इस्तेमाल किया यानी प्रयोग किया। मध्यपुरा पाषाण काल की बात आ जाती है तो यहाँ पर इन्होंने उपकरण बनाने के लिए फलक संस्कृति का प्रयोग किया। और उच्च पुरा पाषाण काल में आ जाते हैं तो यहाँ पर इन्होंने इसको बनाने के लिए ब्लेड संस्कृति का प्रयोग किया। अभी ये क्या है, अभी आपको ये समझ में आएगी। तो यहाँ पर जब इन्होंने ये उपकरण बनाने प्रारंभ किए तो इनके उपकरणों को हम क्या बोलते थे? इनके उपकरण को बोलते थे चापर, चापिंग, उसके बाद हैंड एक्स, उसके बाद विदारणी, ये इनके उपकरण हुआ करते थे। जबकि इनके उपकरण कौन कौन से होते थे? इनके उपकरण होते थे वेधनी, वेधनी के साथ ही साथ इनके अन्य जो उपकरण होते थे उसमें आते थे तक्षणी, तक्षणी के साथ जो तीसरा उपकरण था वो था खुरचनी। और जब हम उच्च पुरा पाषाण काल में जाते हैं तो यहाँ पर ये तीनों उपकरण साथ में रहते हैं यानी वेधनी भी रहती है, तक्षणी भी रहती है और खुरचनी भी रहती है। और यहाँ पर एक चीज और कौन सी ऐड हो जाती है, वो होती है क्या? ब्लेड। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इनके उपकरण अलग हैं, इनके उपकरण अलग है और यहाँ पर उपकरण कंटिन्यू हो रहे हैं और एक नया उपकरण इसमें जुड़ रहा है, कौन सा? ब्लेड का। अब इन्होंने जो अपने उपकरण बनाए उसके लिए इन्होंने क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल किया। जबकि हम इनकी बात करें तो इन्होंने भी क्वार्टजाइट पत्थर का तो इस्तेमाल किया, लेकिन इसके साथ साथ फ्लिंट, जेस्पर आदि पत्थरों का इस्तेमाल किया। और यही चीज इन लोगों ने भी कर ली। क्वार्टजाइट, फ्लिंट और जेस्पर और भी जो जो महंगे महंगे पत्थर मिले उसके द्वारा। तो आइए अब देखते हैं कि ये चापर चापिंग क्या है, हैंडेक्स क्या है, विदारणी क्या है, वेधनी, तक्षणी, खुरचनी क्या है। तो चलिए जरा ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं ये एक नदी प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर जो हैं इस प्रकार से नदियों में प्रवाहित होते चले जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये इनकी नुकीले हैं। अब ये रगड़ खाते हुए जब आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, इनमें क्या होगा? इनके आकार में थोड़ा सा परिवर्तन आना प्रारंभ होगा और जब ये परिवर्तन आकर के एक लगभग गोलाकार रूप धारण कर लेते हैं, यानी जब कोई पत्थर
अलग आकार का जब नदी में प्रवाहित होता है तो वो रगड़ के कारण से जब वो एकदम गोल रूप धारण कर लेता है, इस पत्थर को या इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? पेबुल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेबुल। शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो उसको बोलते हैं गोलाश्र। अब जब ये पेबुल का प्रयोग किया जाता है तो वहीं से ये फलक और कोर संस्कृति आपकी निकलती है। तो जरा देखते हैं। अब ये जो बड़ा पत्थर है, इस बड़े पत्थर को क्या किया जाए कि जब बड़ा पत्थर फेंकेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से ये टूट सकता है। ये जब बड़ा पत्थर यहाँ पर टूटेगा तो ये जो इसका गोल बीच का भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कोर। यानी ये इन सब में चारों में सबसे बड़ा भाग है। इस प्रकार से जो पत्थर जब टूटा, इस कोर से जो उपकरण बनाए गए वो किस संस्कृति में आ गए? कोर में आ गए। और जो इसके किनारे टूटे फूटे पार्ट हैं, इनको हमने क्या बोल दिया? इनको हमने बोल दिया फलक। तो गौर कीजिए जी, जब पत्थर को तोड़ा गया तो वहां से निकला कोर। कोर का प्रयोग किया निम्न पुरापाषाण काल के लोगों ने, और ये जो किनारे निकले इसके नुकीले भाग, उनसे मध्य पुरापाषाण काल में फलक के द्वारा जो है वो मनुष्य ने अपने उपकरणों का निर्माण किया। तो एक सीधी सी बात समझ में आ रही होगी कि जो यहाँ के औजार होंगे वो कम नुकीले होंगे और यहाँ के औजार अधिक नुकीले होंगे, क्योंकि आप ये देख रहे हैं इस प्रकार से कि यहाँ पर जब हम पत्थर को पटकते हैं तो नुकीले पार्ट निकलते हैं। ये अधिक नुकीले थे इन कंपेरिजन टू इनके। ठीक, अब क्या है कि चापर, ये जो उपकरण से तोड़ा गया तो चापर कैसे बना, चापिंग कैसे बना, इंडेक्स कैसे बना, विदारणी कैसे बना, जरा देखते हैं। तो जब इसको हमने तोड़ा, अब अगर इसका हम भाग ऐसे करके इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, यानी ये जो भाग है, यह भाग जो है वो कैसा हो? नुकीला भाग हो या इसमें धार हो। इसको हम बोलेंगे क्या? चापर। क्या बोलेंगे? चापर। इसके बाद जब यहाँ पर इसके दोनों भाग में नुकीलापन आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? चापिंग। इसके बाद हैंडेक्स, कुल्हाड़ी की मैं बात करूं तो कुल्हाड़ी हम सभी ने देखा है, कुल्हाड़ी का रूप इस तरीके से कुछ होता है। तो ये अगर इसमें हम आज के समय में लकड़ी लगा दें तो वर्तमान लकड़ी, तो उस समय की जो हैंडेक्स होती थी वो इस प्रकार से बनती थी। और अंत में आ जाता है क्या? विदारणी। तो विदारणी की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से होती थी, यानी वहां पर हम उसमें दो नोक करते थे या दो तरफ धार करते थे, दुधार बोलते थे उसको। तो इस प्रकार से ये जो विदारणी थी वो इस प्रकार से। तो ये आपका चापर एक तरफ धार, चापिंग दोनों तरफ धार, हैंडेक्स इस प्रकार से, निधार यहाँ पर ऐसे होती थी, और इस प्रकार से विदारणी। तो ये विदारणी में दो धार होती थी, एक इधर एक इधर, इस प्रकार से निकला निकला होता था। इस प्रकार से जो भी औजार या उपकरण हमारे पास मिले वो किस संस्कृति के अंतर्गत आ गए? कोर संस्कृति के अंतर्गत आ गए। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फलक संस्कृति, यानी इनसे जो नुकीले हमने पदार्थ उपकरण बनाए वो वेधनी बनाई, तक्षणी बनाई और खुरचनी बनाई। तो जरा इनको देख लेते हैं कि ये कैसे होते हैं। वेधनी, अगर हम ग्रामीण भाषा में कहें तो इसको आप छेनी शब्द से इसको आप जो है वो कर सकते हो, या छेनी नाम से ही इसको उगाड़ सकते हो। यानी ये भाग जो होता था वो नुकीला होता था। तो ये जो थी इसको हमने क्या बोला है? इसको बोला गया है वेधनी। क्या बोलते थे? वेधनी। वेधनी इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है तक्षणी। तक्षणी में क्या है कि ये ब्लेड नुमा ही आकार की ही होती है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से ओवरलैपिंग हो जाती है इसमें। लेकिन यहाँ पर जो तक्षणी होती है वो कुछ इस प्रकार से ढकी होती है और नीचे का इसका भाग जो होता है वो नुकीला होता है। ये आपकी क्या हो गई? तक्षणी। इसको इंग्लिश में हम लोग ब्यूरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूरिंग।
और उसके बाद अगला पार्ट जो इसका आता है वो आता है क्या, खुरचनी। इसमें क्या है कि ये एक हमने चौकोर सा ले लिया, इसी को अगर हम साफ करें, बराबर करें, और उसके बाद इसके इस भाग में कुछ नुकीला सा या तेज करने वाला, धार तेज करने वाला, इस प्रकार से हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गई आपकी खुरचनी, इसको स्क्रैपर कहते थे। तो ध्यान दीजिएगा कि जो बेधनी होती थी वो किसी भी बड़े भाग या पत्थर को दो भागों में बांटने के लिए हम बेधनी का इस्तेमाल करते थे। तक्षणी का इस्तेमाल जो होता था वो किसी को फेंक कर मारने में या उसको काटने में इस्तेमाल करते थे। खुरचनी की बात करें तो अगर आपने कभी पंचर बनाने वाली दुकान पे देखा तो जब वो जब टायर का पंक्चर सही करता था तो उसमें कुछ घिसता था, तो उसकी जो परत होती थी वो हट जाती थी। तो खुरचनी कुछ उसी प्रकार की थी। तो वो जो खुरचनी है उससे क्या करते थे, जानवरों की खाल जो होती थी उसको साफ करने का इसमें काम किया जाता था। ठीक, अब इसके बाद अगले में आ जाते हैं तो ब्लेड में। तो जैसे आज की सामान्यता ब्लेड होती है उसी तरीके से इसमें हम ब्लेड का इस्तेमाल लोग करते थे, बशर्ते ये किसकी होती थी, पत्थर की होती थी। यहाँ पर इस और इस दोनों साइड में क्या होती थी, धार होती थी। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बेधनी, तक्षणी, खुरचनी आप यहाँ देख चुके हो। अगला क्या था इसमें, ब्लेड। तो ये ब्लेड है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि तक्षणी भी ब्लेड के आकार की दिख रही है और ब्लेड तो स्वयं है ही। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर हम तक्षणी की बात करें तो तक्षणी की जो लंबाई होती थी वो उसकी चौड़ाई की दुगनी होती थी। कहने का मतलब तक्षणी तब बनती थी जब उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई कितनी गुनी होती थी, 2 गुनी होती थी। ठीक है, इसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। आपसे पुनः आग्रह है कि लाइक करते रहिए चैनल वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।